Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the chapter number 6 in economics for class 12. That's name is economic reforms since 1991 and it's also known as the new economic policies. It is our fourth part. In this video first of all we understand about the today's topic that's name is globalization. तो globalization के बारे में पढ़ेंगे तो globalization का सेंस अगर बहुत सिंपल से वर्ड में समझिए तो कोई भी चीज़ जो इंटरनेशनल लेवल के मार्केट को फेस करती है, इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या करते हैं, परचेजिंग सेलिंग या ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन या वो कंपनियां क्या करती हैं, ग्लोबलाइजेशन हो जाती हैं, ग्लोबलाइज को मेंटेन करती हैं. नॉर्मली द ग्लोबलाइजेशन मीन्स द इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री और विद द इकोनॉमीज ऑफ द अदर कंट्रीज अंडर द कंडीशन ऑफ अ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड द कैपिटल अक्रॉस द बॉर्डर. तो बड़े सिंपल वर्ड में कहा, जैसे मैंने आपको समझाया कि किसी भी देश की कोई भी कहता है इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी ऑफ द कंट्री को वो रिप्रेजेंट करने का काम करता है. कैसे? विद द इकोनॉमिक ऑफ द अदर कंट्रीज. हमारी अपनी कंट्री की इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर किसी दूसरी कंट्री के इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड यानी कि बिना किसी बाउंडेशन के बिजनेस करता रहता है, ट्रेडिंग करता रहता है, एंड कैपिटल अक्रॉस द बॉर्डर, कैपिटल को इन्वेस्ट करने का काम करता रहता है, तो ये सिचुएशन जो होती है ग्लोबलाइजेशन को मेंटेन करने का काम करती है. ग्लोबलाइजेशन मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद द इंक्रीजिंग ओपनिंग्स, growing the economic interdependence and deepening the economic integration in the world economies. बहुत अच्छा लाइन है यहाँ पे साफ साफ होता है. तो ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटेड. एसोसिएटेड का मतलब होता है ग्रुप को जनरेट करना, ठीक है, एक यूनिटी की बात करता है. विद इंक्रीजिंग द ओपनिंग ग्रोथ इकोनॉमी, और किस तरीके से उसके थ्रू, उस एसोसिएशन के थ्रू होने से क्या होता है, वो क्या करता है, ओपनेस द ग्रोइंग इकोनॉमी. वो क्या करता है, एक ग्रोइंग इकोनॉमी यानी कि एक आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी को डेवलप करने का काम करता है. इंटरडिपेंडेंस, जो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं. एंड डीपिंग इकोनॉमी, और इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है. इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, और उसके साथ क्या होता है, किसके साथ वो होती है, वो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ उसका रिलेशनशिप बनता है. जैसे कि द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम्स एट द इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी. अगर आपने देखा पिछले बार हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, हम क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म करें, तो हमारा जो एम था वो क्या करना था, अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने का काम करना था, यानी इसको फैलाने का काम करना था, बड़ा करने का काम करना था, ग्रोथ देने का काम करना था. किसके साथ? विद द ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ. एज आर अ रिजल्ट देयर विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. जिसका सबसे रिजल्ट क्या था कि अनरिस्ट्रिक्टेड, कोई बाउंडेशन ही नहीं थी. किसको लेके? द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज बिटवीन द इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और उस सारी एक्सपर्टीज की वो जो जरूरत की चीज़ें हो सकती थी किसके बीच में, इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, दुनिया के बाकी देशों के साथ और इंडिया के साथ. इसमें जो बिजनेस हो रहा था फ्री फ्लो एक तरह था, यानी कि कोई बाउंडेशन उसमें नहीं था. Particularly it is expected that the capital and the technology will flow from the developed countries to the worldwide या towards the India. नॉर्मली अगर देखें तो इसका जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है क्या रहा कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं और जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके साथ ट्रेड करने से फ़ायदा क्या है, जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए उनसे हमारे पास आ जाती है, तो वो हमें टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करने का काम करते रहें. इसमें कहता है आउटसोर्सिंग की बात कर लें. आउटसोर्सिंग की हम बात करते हैं, यानी कि वो का आउटसोर्सिंग का सिंपल सा मीनिंग समझिएगा कि कोई भी काम जो हम दूसरे के माध्यम से कराने का काम करते हैं. यहाँ पर दिस इज एन इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आज के टाइम में हमारे यहाँ कॉल सेंटर बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन वो इंडिया के किसी कंपनी के लिए काम ना करके वो फॉरेन कंपनीज के लिए काम करने का काम करते हैं, उनके कस्टमर्स की डीलिंग करने का काम करते हैं. और ये चीज़ क्या हुई, हमारा BPO जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है वो दूसरे के लिए काम करता है, और ये हमारा क्या है, आउटसोर्सिंग को ही रिप्रेजेंट करता है, और ये ग्लोबलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है. हम यहाँ बैठे दुनिया के किसी भी कोने में बात कर रहे हैं और वहाँ की सेलिंग करने का काम कर रहे हैं. फिर कहता है इट्स रेफर टू द सिस्टम ऑफ हायरिंग द बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. दीज सर्विसेज इंक्लूडेड द कॉल सेंटर्स, ट्रांसपोर्टेशन, clinical advice, teaching, coaching and the likes.
इस तरह की चीज़ें क्या होती है इसमें ज़्यादा होती है। आज के टाइम में देखा हम ऑनलाइन बैठे हुए क्या करते हैं, दुनिया की किसी भी कंट्री किसी क्लासेस जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं। ट्यूशन क्लासेस हमको वर्ल्ड वाइड मिल जाते हैं। इसके साथ साथ देखिए कॉल सेंटर के थ्रू हम किसी भी कस्टमर्स के साथ डील करने का काम करते हैं। ये तमाम तरह के जो बेनिफिट है वो किस तरह से आउटसोर्सिंग के थ्रू ही हमारे पास आते हैं। जब हम बात करते हैं तो अब अगला टॉपिक आता है पॉलिसीज प्रोग्रामिंग प्रमोटिंग द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। वो कौन सी पॉलिसी रही जिसको प्रमोट करने, ग्लोबलाइजेशन लेवल को प्रमोट करने के लिए रही हमारे इंडियन इकोनॉमी में। तो हमें कहता है फॉलोइंग्स आर द इंपॉर्टेंट पॉलिसीज स्ट्रेटजी दैट हैव द इन्फ्लुएंस्ड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो वो कौन कौन सी रही, तो पहला हमारा था इंक्रीजिंग इन द इक्विटीज़ लिमिटेड ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो नॉर्मली हमारे क्या इक्विटीज़ जो हमारी शेयर्स वगैरह जो रही उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम किया गया। कैसे, द इक्विटीज़ लिमिट्स ऑफ द फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टर्स हैज़ बिन रेज्ड। जो इक्विटी लिमिट्स थी जो फॉरेन कैपिटल की थी उसको क्या किया, बढ़ा दिया गया। कैसे, फ्रॉम द इनिशियल 40% इट नाउ रेंजेस बिटवीन द 51 to 100%। यानी कि एफडीआई वाली सिचुएशन आ गई। हमारा जहाँ पहले 40% होता था हमने क्या किया उसको 51 से 100% की तरफ बढ़ाने का काम किया। क्या चीज़, अपने इक्विटीज़ को, यानी कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट था, जो बाहर से लोग पैसे लगाते हैं किसी कंट्री में, उनको 100% की तरफ ले जाने का काम किया। इन 47 हाइट्स हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू द extent of the 100% has been allowed without any restrictions and the red trapezium। अब इसको क्या किया गया, जो 47% था उससे जो प्रायोरिटी दी गई थी जिन इंडस्ट्रीज को, उसको भी क्या किया गया 100% अलाउ किया गया बिना किसी रिस्ट्रिक्शन या ट्राइपीजियम के। रेड ट्राइपीजियम की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, लाल-फीता साइज को बोलते हैं, और इसमें जो मनमाना अपना होता है, जो लोग मनमानी करते हैं, वो ऐसी चीज़ें इसमें नहीं रहती हैं। फिर एक्सपोर्ट की अगर बात करें, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेज हैव आल्सो बी अलाउड द फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टेड अप टू द 100%। एफडीआई में पूरी तरीके से अब हमारे यहाँ क्या है 100% आनी चीज़ें शुरू हो गई हैं। जो इन्वेस्टमेंट था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो नहीं है। यहाँ जैसे कह रहा है एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेज, उनको भी पैसे की ज़रूरत है भाई, तो उनके लिए भी क्या किया गया, जो वेयर हाउसिंग हमारी होती है या जो फॉरेन कैपिटल है उसके लिए उनको देना शुरू कर दिया। वो फुल इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कोई भी कंपनी चाहे हमारे यहाँ इस तरह की जो एक्सपोर्ट की सिचुएशन है, जो उसके लिए ट्रेडिंग हाउसेस बना दी है, वो कर सकते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल अमेजॉन आप देख लो, वो वर्ल्ड वाइड इस तरह के ट्रांजेक्शन को करने का काम कर रही है। दूसरे टॉपिक की अगर बात कर ले तो दूसरे टॉपिक में सब कहता है पार्टिकल कन्वर्टिबिलिटी की अगर बात करता है तो इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता है। पार्टिकल कन्वर्टिबिलिटी में कहता है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्लोबलाइजेशन द पार्टिकल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज हैज बीन अलाउड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब उसमें क्या पार्टिकल कंट्रीब्यूटी की अगर बात करते हैं कन्वर्टिबिलिटी की, तो नॉर्मली इंडियन रुपीज़ को जो कन्वर्ट करने की सिचुएशन थी अब उसको भी अलाउ करते हैं, भाई आप इंडियन रुपीज़ में भी ट्रांजेक्शन करने का काम करें। तो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ये था। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट या डिविडेंड पे किया जा रहा है उसके लिए बात करता है। फिर कहता है रिमिटेंस और टू मीट द फैमिली एक्सपेंसेस। हम फैमिली एक्सपेंसेस के लिए जो चीज़ों को यूज़ करते हैं उसमें भी हम इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि अब इंडियन रुपीज़ के चलन को हमने बढ़ाने का काम कर दिया है। थर्ड क्या था, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज। कहता है इन कन्फर्मिटी विद द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज इज द एनफोर्स्ड फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को क्या किया, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन्फोर्स करने का काम किया था। नियरली लगभग 5 years तो होना चाहिए उसके लिए, और उसके लिए इन्होंने क्या किया था, इम्प्लाइज दैट इट्स इज अ लिबरल पॉलिसीज। इसके लिए लिबरल पॉलिसीज को इम्प्लाइज करने का काम किया, भैया आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं। अंडर दिस पॉलिसी द ऑल द रिस्ट्रिक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ द फॉरेन ट्रेड हैज बीन रिमूव्ड। जो फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करने वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको क्या किया गया, यहाँ पे रिमूव कर दिया गया एंड ओपन द कंपटीशन इज इनकरेज। और इसकी वजह से क्या किया गया, इसमें ओपन कंपटीशन को इंकरेज करने का काम किया। भैया आप आइए, लेकिन कंपटीशन के साथ आइए जिसका बेनिफिट हमारे लोगों को हो। फोर्थ पॉइंट की अब बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर बात किया जाए तो रिडक्शन ऑफ द टैरिफ्स, जो अननेसेसरी टैरिफ्स लगे हुए तो उनमें रिड्यूस करने का काम किया था। ऑर्डर टू इनकरेज द कम्पिटिटिवनेस द टैरिफ बैरियर्स हैज बीन विथड्रॉन ऑन द मोस्ट गुड्स ट्रेडेड बिटवीन द इंडियाज एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया के साथ हमारा जो ट्रांजेक्शन चल रहा था उसमें से हमने क्या किया, जो अननेसेसरी टैरिफ थी यानी कि ऐसे टैरिफ जो बैरियर्स का वर्क करती थी उनको रिमूव करने का काम किया जाएगा। विड्रॉल ऑफ द क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस की अगर बात करें तो नॉर्मली का सिंस 2001 द क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द ऑन ऑल द इंपोर्ट्स गुड्स हैज बीन टोटली
विड्रॉन। जो क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थे उनको पूरी तरीके से विड्रॉ कर लिया गया, यानी कि जो क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट थे या ऐसे जो हमारे लिए बहुत जरूरी थे उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उसको विड्रॉ कर लिया गया। दिस इज द कंफर्टली विद द इंडियाज कम्युनिटीज कमिटमेंट टू द WTO। और ये इस तरह से इस वजह से किया गया क्योंकि ये जो कमिटमेंट था इंडिया का वो WTO के साथ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको कहा था टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करें। टैरिफ बैरियर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, इट्स रेफर टू द टैरिफ बैरियर्स ऑन द इम्पोर्ट्स थ्रू द हाई इम्पोर्ट्स गुड्स। तो इसमें क्या था, जो हम ड्यूटी जो होती है इम्पोर्ट ड्यूटी हाई होती है टैरिफ बैरियर्स में। फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करें, जनरली रिफर्स द कोटा बैरियर्स। इसमें क्या होता है, कोटा बैरियर्स होती है, इतने से ज़्यादा आप लेंगे तो आपको इतना पे करना है, उससे ज़्यादा करेंगे तो इतना पे करना पड़ेगा, इस तरह की सिचुएशंस में रहती है। फिर कहता है बायलैटरल एंड म्यूचुअल की अगर बात करें, ट्रेड एजेंसी बायलैटरल एक दूसरे के साथ हमें कहता है ये एग्रीमेंट होता है। कहता है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स रेफर टू द ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ द वन कंट्री विद द अदर वन। एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री जब रिलेशनशिप में जाती है और ट्रेड पॉलिसीज़ को मेंटेन करती है तो वो क्या करते हैं, बायलैटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट को मेंटेन करती है। लेकिन अगर हम म्यूचुअल अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, रेफर्स टू द ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ द वन कंट्री विद द मेनी कंट्रीज। एक कंट्री क्या करती है, बहुत सारी कंट्रीज के साथ इस तरह के एक्टिविटीज़ को या इस तरह के ट्रांजेक्शन को या इस तरह के एग्रीमेंट को मेंटेन करने का काम करती है। WTO की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबलाइजेशन की सिचुएशन में। नॉर्मली कहता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in the context of the globalization of the world economies. What is the it's supposed to do? ये क्या करता है कि नॉर्मली कहता है it's sponsored to promote the free trade in the international market by reducing the tariff barriers by the removing the non-tariff barriers. ये क्या करता है, जो टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं उनको रिमूव करके क्या करता है, ये जो इंटरनेशनल मार्केट होता है उसमें फ्री ट्रेड कराने के लिए हेल्प करने का काम करता है। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंस है। अगर बात करें तो नॉर्मली कहता है इसका जो जिनेवा में इसका अपना ऑफिस है, ये दुनिया भर की कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं उसको रिमूव करने के साथ साथ क्या करता है, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, उनके अपने प्रोडक्ट के लिए तमाम तरह के काम करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ द क्वेरी यू शुड बी कंसल्ट थ्रू द गूगल क्लासरूम।